नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित पर्वत प्रदेश में पावस शीर्षक कविता के अंत में दिए गए प्रश्नावली के प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे चलें और देखें इस कविता के अंत में दिए गए प्रश्नावली में किन किन प्रश्नों को शामिल किया गया है और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर क्या होंगे। तो आइए देखते हैं इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। सवाल एक बार फिर समझें कि पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे पावस ऋतु में प्रकृति में अनेक मनोहारी परिवर्तन आते हैं। पहाड़, ताल, झरने आदि भी मनुष्यों की भांति भावनाओं से ओतप्रोत दिखाई देते हैं। पर्वत ताल के जल में अपना महाआकार देखकर हैरान दिखाई देता है। पहाड़ों से गिरते हुए झरने मोतियों की लड़ियों से प्रतीत होते हैं। बादलों की ओट में छिपे पर्वत मानो पंख लगाकर कहीं उड़ गए हों। तालाबों में से उठता हुआ कोहरा धुएं की भांति प्रतीत होता है। क्लियर। अब इसके अगले सवाल को देखें। अगले सवाल में पूछा जा रहा है मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है, कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे मेखलाकार शब्द का अर्थ है मंडलाकार करधनी के आकार के समान, यह कमर में पहनी जाती है। पर्वत भी मेखलाकार की तरह लग रहा था, जैसे इसने पूरी पृथ्वी को अपने घेरे में ले लिया है। कवि ने इस शब्द का प्रयोग पर्वत की विशालता और उसके फैलाव को दिखाने के लिए किया है। क्लियर। अगला सवाल है कि सहस्त्र दृग्य सुमन से क्या तात्पर्य है, कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे पर्वत अपने चरणों में स्थित तालाबों में अपने हजारों सुमन रूपी नेत्रों से अपने ही बिंब को निहारते हुए प्रतीत होते हैं। पर्वतों पर खिले सहस्त्र फूलों का पर्वतों के नेत्र के रूप में मानवीकरण किया गया है। इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि कवि ने इस पद का प्रयोग पर्वतों का मानवीकरण करने के लिए किया होगा। क्लियर। आगे एक सवाल है कि कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कवि ने तालाब की समानता दर्पण के साथ दिखाई है। कवि ने ऐसा समानता इसलिए की है क्योंकि तालाब का जल अत्यंत स्वच्छ और निर्मल है। वह प्रतिबिंब दिखाने में सक्षम है। दोनों ही पारदर्शी और दोनों में ही व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देख सकता है। तालाब के जल में पर्वत और उस पर लगे हुए फूलों का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा था, इसीलिए कवि द्वारा तालाब की समानता दर्पण के साथ करना सही है। क्लियर। आगे एक सवाल है पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर अपनी उच्चाकांक्षाओं को प्रकट करने के लिए देख रहे हैं, अर्थात आकाश को पाना चाहते हैं। ये वृक्ष इस बात को प्रतिबिंबित करते हैं कि मानो ये गंभीर चिंतन में लीन हो और अपलक देखते हुए अपनी उच्चाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए निहार रहे हों। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं कि साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए। साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कवि के अनुसार वर्षा इतनी तेज और मूसलाधार थी कि ऐसा लगता था मानो आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। चारों तरफ धुआं सा उठता प्रतीत होता है। ऐसा लगता है मानो तालाब में आग लग गई हो। चारों ओर कोहरा छा जाता है। पर्वत झरने सब अदृश्य हो जाते हैं। वर्षा के ऐसे भयंकर रूप को देखकर ही साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में धंसे हुए प्रतीत होते हैं। क्लियर। आगे एक सवाल है
झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे पर्वतों की ऊंची चोटियों से सरसर करते बहते झरने देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वे पर्वत की उच्चता वो महानता की गौरव गाथा गा रहे हों। और बहते हुए झरने की तुलना मोतियों की लड़ियों से की गई है। क्लियर? आगे कुछ सवाल दिए गए हैं जिनके भाव स्पष्ट करने हैं। इसमें जो पहली पंक्ति है उसमें कहा गया है कि है टूट पड़ा भू पर अंबर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, इसके आशय स्पष्ट करें। तो इसके जवाब में लिखेंगे इसका भाव है कि जब आकाश में चारों तरफ असंख्य बादल छा जाते हैं तो वातावरण धुंधमय हो जाता है और केवल झरनों की झरझर ही सुनाई देती है। तब ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती पर आकाश टूट पड़ा हो। क्लियर? अब इसकी दूसरी पंक्ति है जिसके भाव स्पष्ट करने आपको कि यों जलद यान में विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो इसके भाव स्पष्ट करने, इसके जवाब में आप लिखेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा ऋतु के समय पल पल प्रकृति के रूप में परिवर्तन आते रहते हैं। कभी गहरा बादल तो कभी तेज बारिश। प्रकृति में ऐसे परिवर्तन को देखकर लगता है मानो देवराज इंद्र बादल रूपी यान पर बैठकर जादू का खेल दिखा रहे हों। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे बड़े बड़े पहाड़ अपने पंखों को फड़फड़ाकर उड़ गए हों। बादलों का उड़ना, चारों ओर धुआं का होना और मूसलाधार वर्षा का होना, ये सब जादू के खेल के समान दिखाई पड़ते हैं। क्लियर? आगे है कि गिरवर के उड़ से उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। इसके भाव स्पष्ट करें। तो इसके जवाब में लिखेंगे इस अंश का भाव है कि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा के समय में क्षण क्षण होने वाले प्रकृति परिवर्तन तथा अलौकिक दृश्यों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे इंद्र देवता ही अपनी इंद्रजाल रूपी यान में घूम घूम कर ये सब फैला रहे हों। मतलब बादलों का पर्वतों से टकराना और उन्हीं बादलों में पर्वतों और पेड़ों का पल भर में छिप जाना, ऊंचे ऊंचे पेड़ों का आकाश की ओर निरंतर ताकना, बादलों के मध्य पर्वत जब दिखाई नहीं पड़ते हैं तो लगता है मानो वे पंख लगाकर उड़ गए हों। इंद्र का ही फैलाया हुआ है ये सब जाल लगता है। क्लियर? ये थे पर्वत प्रदेश में पावस शीर्षक पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नावली के कुछ प्रश्न, उन प्रश्नों के संभावित उत्तर। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।